देखिए, हम लोग पीछे पड़े थे शीत युद्ध, क्यूबा का मिसाइल संकट और तीसरी दुनिया। हम लोग इसके बारे में पीछे पढ़ चुके हैं, कैसे एक दो ध्रुव भी बना था, एक पूंजीवादी और एक समाजवादी। इसके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब जो यहाँ देखना है वो है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था हम लोग पीछे गुट निरपेक्ष के भी बारे में पढ़ लिए है। कहता है गुट निरपेक्ष देश जो था वो तीसरी दुनिया कहलाया। गुट निरपेक्ष देश वो तीसरी दुनिया कहलाया। तो गुट निरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। मतलब जितने भी देश गुट निरपेक्ष में शामिल थे वो सभी देश गरीब थे, कमज़ोर थे, ज़्यादा विकसित नहीं थे। मतलब विकसित ज़्यादा नहीं थे यानी अल्प विकसित या विकासशील थे। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। तो जो नए नए जो देश थे उन देशों के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी कि अपना देश का ज़्यादा से ज़्यादा विकास करे, वहाँ जो जनता में जो गरीबी है उस गरीबी को दूर करे। नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। ये जितने नए नए जो देश आज़ाद हुए थे और जो गुट निरपेक्ष बनाया था उसकी जनसंख्या काफ़ी थी। उसकी जनसंख्या क्या थी? काफ़ी थी। और आपको पीछे पढ़े है कि ज़्यादा जनसंख्या जब रहेगा तो गरीबी ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो गरीबी को दूर करने के लिए जनसंख्या पर भी कंट्रोल करना जरूरी है। कहता है बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायनों में आज़ाद नहीं रह सकता, उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता। देखो, जो गरीब देश है उसे किस देशों पर निर्भर रहना पड़ता है? धनी देशों पर। जैसे आपके गांव में आज भी गरीब लोग हैं, उसको जब कभी रुपया पैसा की ज़रूरत होती है किस पर निर्भर रहता है? अमीरों पर। कर्जा लेते हैं या किसी प्रकार से पैसा लेते हैं ब्याज पर। कहता है इसमें वह उपनिवेशक देश भी हो सकता था जिससे राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई। आगे है इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ और 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट अंकटाड में टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधार से क्या होगा? एक नंबर में अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण प्राप्त होगा जिसका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। देखो, जो नियम बना था 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास संबंधित सम्मेलन, उसमें यह कहा गया था कि जितने गरीब देश है, कमज़ोर देश है या अविकसित देश है, उसका क्या होगा? जो दोहन करते हैं पश्चिमी देश वह दोहन अब नहीं करेगा। और आगे कहा गया अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी, वे अपना सामान बेच सकेंगे। जो अल्प विकसित देश है, कमज़ोर देश थे, वो भी अब अपना सामान बाहर तक ले बेच सकते हैं। और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। मतलब जो पहले व्यापार गांव तक ही सीमित था अब वो व्यापार बाहर तक ले भी हो सकता है। जो व्यापार पहले अपने देश में होता था अब वो व्यापार बाहर के देशों में भी कर सकते हैं। और आगे कहा गया तीसरा नंबर, पश्चिम देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी की लागत कम होगी। पहले जो था वो पश्चिमी देशों से जो सामान आता था उसका कीमत क्या होता था? ज़्यादा होता था। लेकिन अब कहा गया 1972 के इस सम्मेलन के बाद कि अब पश्चिमी देशों के से जो सामान खरीदा करके आएगा उसका दाम क्या होगा? कम होगा। उसका कीमत क्या होगा? कम होगा। और आगे यह कहा गया कि अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में भूमिका बढ़ेगी। जितने भी अल्प विकसित देश है यानी गरीब देश है, विकासशील देश है, उसके अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों में उसकी भूमिका क्या होगी?
बढ़ेगी, उसकी भूमिका क्या होगी। और आगे कहा गया गुट निरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दे को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन 1961 में, याद रखिएगा, बेलग्रेड में पहला सम्मेलन हुआ 1961 में। आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे और 1970 के दशक के मध्य तथा आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। इसके परिणाम स्वरूप गुट निरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया और 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। इसका मुख्य कारण था विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, किसका? गरीब देशों का। देखो, अमीर लोग जो है ना, गरीब जब आगे बढ़ता है ना तो अमीर गरीबों का विरोध करता है। जब अब गरीब आदमी आगे बढ़ेगा तो अमीर को लगता है कि कहीं गलत तरीक़ा से पैसा लाकर क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो अमीर हमेशा गरीबों का क्या करने लगता है? विरोध करने लगता है। क्या करने लगता है? विरोध करने लगता है। जबकि गुट निरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। देखो, जितने अमीर देश थे गुट निरपेक्ष में शामिल देशों को क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। जबकि गुट निरपेक्ष में शामिल जो भी गरीब देश थे वो अपने आप को आगे बढ़ने के लिए जी तोड़ ताबड़तोड़ लगातार क्या कर रहे थे? मेहनत कर रहे थे, ताकि हमें उनसे लड़ना है, हमें उनका सामना करना है। चलिए, यह टॉपिक यहीं पर क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला जो टॉपिक है, शायद ये लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट है भारत में शीत युद्ध। देखो, शीत युद्ध तो वैसे आपको बताए थे, क्यूबा मिसाइल संकट को लेकर के हुआ था अमेरिका और सोवियत संघ में। और इस शीत युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ा, ध्यान देना है। शीत युद्ध का भारत पर क्या असर पड़ा, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे समझने का कि जब शीत युद्ध हुआ तो भारत में इसका क्या परिणाम हुआ। देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता, गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। भारत ने 2 स्तर पर अपनी भूमिका निभाई। और उस समय कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से अलग रखा। भारत ने क्या किया? न तो अमेरिका के साथ गया और न ही सोवियत संघ के पास गया, बल्कि ये दोनों से दूरी बना करके अलग चला गया, तीसरी दुनिया बनाया, जिस तीसरी दुनिया का नाम पड़ा गुट निरपेक्ष। कहता है, दूसरे भारत ने उपनिवेशों के चुंगल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। ध्यान दो, क्या कहा गया कि भारत ने उपनिवेश के चुंगल से मुक्त हुए 9 स्वतंत्र देशों को महाशक्ति में खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया। यानी भारत खुद जब नया आज़ादी हुआ था, 1947 में भारत को आज़ादी मिली थी, तो भारत खुद किसी शक्ति में नहीं गया। और उस समय और भी जितने नए नए देश आज़ाद हो रहे थे या हुए थे, उन सभी को जोर देकर के समर्थन कर रहा था कि तुम में से भी कोई लोग उन लोगों के साथ नहीं जाना, क्योंकि उन्हीं शक्तिशाली देशों ने हम लोगों को क्या बनाया था? गुलाम बनाया था। अगर उसके साथ फिर चले जाएंगे तो फिर हम लोग को वो क्या बना लेगा? गुलाम बना लेगा। इसलिए हमें उन लोगों का समर्थन करना अब नहीं है। इसका समर्थन कौन कर रहा था? भारत गरीब देशों को मदद कर रहे थे। आगे भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया, नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू पूरी दुनिया को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। पलायन का मतलब होता है भागना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। ये गुट निरपेक्ष नीति ऐसी नीति नहीं है कि इसको छोड़ के हम लोग दूसरे में चले जाएंगे। पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदिता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेद को कम करने की कोशिश की और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्ण व्यापी युद्ध का रूप लेने से
रोका। देखो भारत पूरी कोशिश कर रहा था कि जो शीत युद्ध जो चल रहा है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, यह युद्ध धीरे धीरे क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंद्वियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान, कहते यहाँ यह याद रखना भी जरूरी है कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े थे। मतलब भारत जो था जब शीत युद्ध चल रहा था तो उन देशों को समर्थन ज़्यादा कर रहे थे जो देश न तो सोवियत संघ में गया था और न ही अमेरिका में गया था। उन लोगों को भारत चाहता था किसी प्रकार से गुट निरपेक्ष में शामिल हो जाए। कहता है नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्र कुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया जो शीत युद्ध को ख़त्म करने में न सही पर उसकी जकड़ ढीली करने में ही सकारात्मक भूमिका निभाए। कुछ लोगों ने माना कि गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। यह बात ठीक नहीं है। गुट निरपेक्ष की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधना किया। देखो गुट निरपेक्ष से भारत को कम से कम दो फायदा हुआ। दो फायदा, हित का मतलब क्या होता है, फायदा। पहला देखो, पहली बात तो यह कि गुट निरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित साधता होता हो, न कि महाशक्तियों और उनके खेमों के देशों का। देखो भारत जो है अपने लिए और अपने समूहों के लिए पूरा क्या किया, प्रयास किया जिससे उनका फायदा हो सके। दूसरा, भारत हमेशा इस स्थिति से में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्तियों के करीब आने की कोशिश करे। देखो भारत यह सोच रहा था कि हम दोनों गुटों से क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। दोनों गुटों से क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। इस वजह से अलग रहने से होगा क्या कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हम किसके साथ चलेंगे, सोवियत संघ के पास। और सोवियत संघ अगर हमला करेगा तो किसके पास चले जाएंगे, अमेरिका के पास। इसलिए भारत ने दोनों गुटों से क्या रहा, अलग। देखो कितनी चालाकी के साथ था ये कि कोई अगर हमला करेगा तो हम इधर चले जाएंगे, इधर से कोई हमला करेगा तो इधर। जैसे आप लोग को बताया जाएगा आगे की सेकेंड पॉलिटिबला में कि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान दोनों से अलग रहा। जब भारत आज़ाद हुआ, भारत का बंटवारा हुआ तो जम्मू कश्मीर न भारत में आया न पाकिस्तान में गया, वो दोनों गुटों से क्या रहा, अलग रहा। तो जब दोनों गुटों से जब अलग था तो पाकिस्तान ने उसके ऊपर क्या किया, अटैक किया। तो स्वाभाविक रूप से कहाँ आ गया, भारत के पास। समझ आ रहा है ना। उसी प्रकार से भारत ने भी दिमाग लगाया था कश्मीर मुद्दा को देख करके, ना हम उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। कौन जानता नहीं है कि आगे क्या होगा। अगर हमला करेगा पाकिस्तान अमेरिका वाला तो हम किसके पास चले जाएंगे। और यही हुआ भी कि आगे जाकर के अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे दिया तो भारत किसके साथ में चले गए, सोवियत संघ के साथ। और भारत का दोस्ती बन गया किससे, सोवियत संघ से। आगे लिखा हुआ है, अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्तियों की तरफ अपना रुख कर सकता था। दोनों गुटों से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही धौंस जमा सकता था। मतलब चाह के भी अमेरिका भारत के ऊपर धौंस नहीं जमा सकता था और चाह के भी रूस भारत के ऊपर धौंस नहीं जमा सकता था, क्योंकि सबको पता है कि अगर हम हमला करेंगे उधर से अमेरिका हमला करेगा तो भारत किसको मदद मांग लेगा, सोवियत संघ हमला करेगा तो वो जानता है भारत किसके सपोर्ट में चला जाएगा। इसलिए कहा कि कोई हमले नहीं करेगा। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई। हम यहाँ ऐसी दो आलोचनाओं की चर्चा करेंगे। ये भारत ने अच्छा डिसीजन किया था कि हमें दोनों गुटों से क्या रहना है, लेकिन इसकी आलोचना की गई। क्या आलोचना किया गया, सुनिए।
आलोचकों का एक तर्क यह है कि भारत की गुट निरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। आलोचकों का दूसरा तर्क है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही। महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। देखो, भारत अलग था, न तो पूंजीवादी अमेरिका के पास गया, न तो समाजवादी रूस के साथ सोवियत संघ के साथ जा रहा था, लेकिन बीच में देखा माहौल बिगड़ गया क्योंकि 1971 में भारत पाकिस्तान में युद्ध हो गया। तो पाकिस्तान का साथ कौन दे रहा था? अमेरिका। अब पाकिस्तान का साथ कौन दिया? अमेरिका। तो अब भारत सोचा हम तो फंस गए, अब हमारा पड़ोसी को मदद कौन कर रहा है? तो भारत ने किसको पकड़ लिया? सोवियत संघ। और यही वजह था कि उसी दिन से भारत का दोस्ती चला आ रहा है आज तक। कहते हैं भारत ने स्वयं 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ अपनी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमों में शामिल होना माना। तो बाद में भारत और लोगों को पता चला कि भारत दोस्ती कर लिया है, मतलब भारत अब सोवियत संघ में शामिल हो गया है। कहता है भारत की सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और यह संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती। देखो, 1971 में भारत पाकिस्तान में क्या हो चुका था? युद्ध। और उसी समय बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। उसी समय बांग्लादेश का क्या हुआ था? तो जब पाकिस्तान पूरा किस पर निर्भर हो गया? अमेरिका पर। तो भारत भी किससे दोस्ती कर लिया? सोवियत संघ पर। गुट निरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सन 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिक तथा प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आई। कहता है बहरहाल गुट निरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल है। गुट निरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है और यदि ये देश साथ आ जाए तो एक सशक्त क्या आ जाएगी? एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। गुट निरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्तियों का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। देखो, गुट निरपेक्ष का मतलब यह है, गुट निरपेक्ष यह कहता है कि दुनिया में कोई भी गरीब से गरीब देश क्यों न हो, उसे किसी शक्तिशाली देशों का पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपको पहले बता दिए है कि अमीर लोग गरीबों को क्या करते हैं? चूसते हैं। लेकिन नया एजुकेशन के द्वारा गरीब लोगों को किसी अमीर का पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है। तो नया एजुकेशन वो प्राप्त करेगा तब तो होगा ना, शिक्षित बनेगा तब तो होगा ना। तो भारत ने भी वही गुट निरपेक्ष अपना लिया और कहा कि हमें किसी का पिछलग्गू बनने की ज़रूरत अब नहीं है। कहता है ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। यह आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर टिका है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के है और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक है। और यहीं पर यह चैप्टर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। देखिए, पीछे कुछ बात लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सीमित परमाणु परीक्षण, देखिए पेज नंबर 14 पर दिया है सीमित परमाणु परीक्षण। आपको पीछे बताया थे अमेरिका और सोवियत संघ, अमेरिका और इन दोनों ने आपस में क्या किया था? बैठक किया था। क्या किया था? कि परमाणु को बढ़ाना नहीं है, परमाणु जो है उसको, जो हथियार है उसको सीमित करना है, परमाणु का परीक्षण अब आगे नहीं करना है। वहीं पर है सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTVT। याद रखिए LTVT, आगे फिर आपको यूज में हम बताएंगे कभी। LTVT यानी परमाणु
सीमित परमाणु परीक्षण संधि, इसी को कहते हैं LTBT। कहते हैं वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली इस संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गई। देखो LTBT जो है वो LTBT कहता है कि कोई भी देश परमाणु का परीक्षण न तो हवा में कर सकता है, खुले हवा में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है, और न ही अंतरिक्ष में कर सकता है, और न ही पानी के अंदर कर सकता है। कोई भी देश परमाणु अब यहाँ से आगे परमाणु परीक्षण करेगा ही नहीं। जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच समझौता हुआ LTBT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, तो उसमें यह कहा गया कि कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं करेगा, और करेगा भी तो कहाँ करेगा, क्योंकि नियम लगा दिया कि हवा में नहीं करना है, अंतरिक्ष में नहीं करना है, पानी के अंदर नहीं करना है। इन सभी नियमों के बावजूद, ये नियम लागू हो गया 10 अक्टूबर 1963 से। इन सभी नियमों के बावजूद भारत सरकार ने 1974 में क्या किया, अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। पढ़ा दिए थे आप लोग को। हाँ, कब? पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया, जमीन के नीचे किया। कहाँ किया? जमीन के नीचे किया। बवाल आ गया था उस समय, और उसी समय अमेरिका क्या किया था, भारत का विरोध किया था। ठीक है ना। आगे देखिए क्या हुआ। परमाणु अप्रसार संधि NPT कहता यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। देखो ये NPT कहता है जो शक्तिशाली देश है वो शक्तिशाली हथियार रख सकता है, और जो कमजोर देश है वो शक्तिशाली हथियार, गलत बात है, सही बात है। आगे कहता है परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया हो। देखो जो भी देश 1 जनवरी 1967 से पहले परमाणु परीक्षण कर लिया है वो परमाणु शक्ति संपन्न देश माना गया, और 1 जनवरी 1967 के बाद जिन देशों ने परमाणु परीक्षण किया उसे परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं माना गया। भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया, आगे 1998 में किया। कोई देश कहता है कि भारत में परमाणु बम नहीं है, तो भारत के प्रधानमंत्री खुलेआम कहा जिसको किसी को लगता है कि भारत में फटाका फोड़ने वाला बम है, शक है, आके देख लो, आजमा लो, आवाज़ सुन लो कि हमारे पास भी कुछ है। ठीक है ना। ये मिर्चैया बम नहीं रखे हुए है चुटपुटिया वाला। ठीक है ना। आगे कहता है तो परमाणु शक्ति संपन्न देश 1967 से पहले उसको कहा गया जिसके पास परमाणु बम था, और 1967 के बाद वाले देशों को परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं कहा गया। कहता है और यहाँ तक कि 1963 के बाद परमाणु बनाने का क्या नहीं मिला, लगा दिया ना, LTBT नियम ने लगा दिया ना। आगे देखिए क्या हुआ। कहता है इसमें 5 देशों को शामिल किया गया जिसमें परमाणु शक्ति संपन्न देश था। वह 5 देश कौन कौन है, तो वो था अमेरिका, सोवियत संघ जिसे आज हम लोग रूस कहते हैं, ब्रिटेन जिसे इंग्लैंड कहते हैं, फ्रांस और चीन को परमाणु शक्ति संपन्न देश माना गया। और यही 5 देश आज क्या है, वीटो पावर वाला है, क्योंकि उस समय ये शक्तिशाली बना। यही वजह था कि यह आज भी क्या बना है, शक्तिशाली। आज भी इसी 5 देशों के पास क्या है, वीटो पावर है। याद रखिएगा 1967 से पहले 5 परमाणु शक्ति संपन्न देश अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। कहता है
इस संधि पर 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए और यह संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हुई। इस संधि को 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। आगे है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेड टॉक्स साल्ट 1। सामाजिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का पहला चरण सन 1969 के नवंबर में आरंभ हुआ। सोवियत संघ के नेता लियोनेव ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मॉस्को में 26 मई 1972 को निम्नलिखित समझौते पर हस्ताक्षर किए। परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि यानी AVMTT, सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन के बारे में अंतरिम समझौता, ये 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुए। आगे है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, स्ट्रेटजिक आर्म लिमिटेड टॉक्स साल्ट 2। कहता है वार्ता का दूसरा चरण 1972 के नवंबर महीने में शुरू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनिड ब्रेजनेव ने वियना में 18 जून 1989 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि का हस्ताक्षर किया। आगे सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 1। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने 31 जुलाई 1991 को सामरिक रूप से घातक हथियारों और परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाने से संबंधित संधि पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। आगे है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 2। सामरिक रूप से घातक हथियार, घातक यानी खतरनाक हथियारों को सीमित करने और उनकी संख्या में कमी करने से संबंधित इस संधि पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन, देखो बाद में रूस के राष्ट्रपति बने बोरिस येल्त्सिन, और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मॉस्को में 3 जनवरी 1993 में को हस्ताक्षर किए। ये सभी बैठ करके ये हस्ताक्षर कर रहे हैं कि कोई भी देश अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा हथियार अब नहीं रखेगा, अपने पास ज़्यादा हथियार नहीं रखेगा। और आगे चल करके 1991 में सोवियत संघ का क्या हो गया? विघटन। अब इसका बच गया क्वेश्चन आंसर। चैप्टर यहीं पर क्या हो गया? समाप्त हो गया। चैप्टर यहीं पर क्या हो गया? समाप्त हो गया। चलिए।